हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जिनसे अधिकांश प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सामान्यतः जब हम इतिहास की बात करते हैं तो एक बृहत विषय है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन उसमें से कुछ शीर्षक, कुछ टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण हैं जो सामान्यतः हर प्रतियोगी परीक्षा के अंदर परीक्षक के द्वारा ध्यान दिए जाते हैं और वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो आधुनिक भारत के इतिहास में जो महत्वपूर्ण विषय हैं, जो महत्वपूर्ण शीर्षक हैं, आज हम पहले उनकी बात करते हैं। तो पहला शीर्षक होता है गाइस, एडवेंट ऑफ यूरोपियन। इसे बोलते हैं, इसे हम हिंदी में बोलेंगे तो भारत के अंदर यूरोपीय शक्तियों का आगमन। यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। जैसे एक बार ये प्रश्न पूछा गया था कि वह कौन सी यूरोपियन शक्ति थी जिसने भारत के अंदर नील जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करी थी। पोर्टुगीज़ हैं, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से प्रश्न देखते हैं इस टॉपिक से, एडवेंट ऑफ यूरोपियन, इसे हम सामान्यतः बोलते हैं भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन। बहुत प्रश्न यहाँ से बनते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है बच्चों, ब्रिटिश पैरामाउंटेसी। भारत में ब्रिटिश सत्ता का आधिपत्य स्थापित होना, कि वह कौन सी परिस्थितियां थी या वह कौन सी नीतियां थीं जिनका सीधा सीधा लाभ जो है ब्रिटिशर्स को मिला, ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला, और एक कंपनी जो भारत में व्यापार के लिए आई थी वह अंततः भारत के साम्राज्य या भारत के अंदर अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल हुई। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटे छोटे क्षेत्रों को जो स्थानीय देसी राजा थे उनसे ख़रीदा, वहाँ अपने किले बनाए। जैसे मद्रास को उन्होंने ख़रीदा, किला बनाया। बॉम्बे उनके पास पुर्तगालियों के माध्यम से मिला और फिर वहाँ उन्होंने बॉम्बे इस्टेब्लिश किया। बंगाल के अंदर कैसे उन्होंने नवाबों की जो एक डिससेटिस्फेक्शन चल रहा था, उनके बीच में जो एक प्रतियोगिता चल रही थी, महत्वाकांक्षा जो बढ़ रही थी, उसका लाभ उठाते हुए बंगाल को अपने पास ले लिया। मुगल्स के हाथ से सत्ता जैसे जैसे फिसल रही थी और धीरे धीरे उन्होंने वो मार्ग स्थापित किया कि वो सत्ता सीधे गिर के किसके हाथ में आ गई, अंग्रेजों के हाथ में आ गई। शक्तिशाली मराठाओं को कैसे उन्होंने सप्रेस किया, कैसे उन्होंने दबाया, क्या उनकी नीतियाँ थीं। मैसूर साम्राज्य को उन्होंने किस प्रकार से अपने हाथ में लिया, पंजाब को कैसे हड़पा। तो ये बहुत सारा जो इतिहास है या बहुत सारी जो घटनाएं हैं, वो सभी की सभी घटनाएं ब्रिटिश पैरामाउंटेसी या भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के शीर्षक में हम पढ़ेंगे। बहुत वास्ट है और बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण जो टॉपिक होगा बच्चों वो होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति। देखिए, भारत के अंदर विदेशियों का आना, खास तौर पे यूरोपियंस का आना, ब्रिटिशर्स का अपनी ताकत को बढ़ावा देना, ब्रिटिशर्स का भारत के अंदर, भारत के क्षेत्रों के अंदर अपने राज्य को स्थापित करना। राज्य को स्थापित करने के साथ साथ जब वो राज्य स्थापित करेंगे तो कुछ नीतियों को भी वो लगाएंगे, जैसे परमानेंट सेटलमेंट है, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, ठीक है। इस तरीके की जो नीतियाँ वो लगाएंगे भारत के अंदर, टैक्सेशन के रिगार्डिंग, ठीक है, या राज्यों को हड़पने के रिगार्डिंग, ठीक है। तो तमाम तरीके की नीतियाँ लगाएंगे, क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देंगे, ठीक। और ये तमाम तरीके की बातें जो हैं वो हिंदुस्तान के जनमानस के अंदर ऐसा प्रभाव डालेगी कि उसके अंदर एक विद्रोह की भावना पैदा होगी। और वो विद्रोह आपको कहाँ पर को देखने के लिए मिलेगा, 1857 में। तो कहानी पूरी की पूरी क्या रहेगी, जो पीछे चल रहा है, जो घटनाएं चल रही हैं, उन्हीं का एक जो भारतीयों के द्वारा उसका एक विरोध प्रदर्शित किया गया था या उसकी परिणति थी, वो 1857 है। तो यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत के किन किन क्षेत्रों में ये 1857 की क्रांति जो थी सबसे प्रभावशाली रही, वहाँ किन का नेतृत्व किस किस का था, ठीक है, कारण, मुख्य कारण क्या क्या रहे भारत के 1857 की क्रांति के पीछे, इसके बाद परिणाम क्या हुआ, ठीक है, सामाजिक तौर पे क्या परिणाम आया, आर्थिक तौर पे क्या परिणाम आया, ठीक है, राजनीतिक तौर पे क्या परिणाम हुए। तो बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो 1857 की क्रांति से पूछे जाते हैं। उसके बाद सोशल एंड पॉलिटिकल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स की बात हम करेंगे। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक सुधार कि भारत के अंदर समाज के अंदर कैसे सुधार देखने के लिए मिले, ठीक है, भारत के अंदर किस तरीके से राजनीतिक चेतना जगती है, ठीक है, भारत के जो लोग हैं वो किस तरीके से अपने आर्थिक सुधारों की जो तरीके हैं उनमें परिवर्तन लेके आते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं, इन बातों से, जैसे सामाजिक सुधार की अगर हम बात करेंगे तो छुआछूत का उन्मूलन होगा,
ठीक है। सामाजिक सुधारों की बात करेंगे तो स्त्रियों की दशा का उत्थान होना, कि उनकी जो दशा है उसका सुधार, उसमें सुधार आना। धार्मिक की अगर हम बात करेंगे तो पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ना, जैसे सती प्रथा को तोड़ना, मूर्ति पूजा का विरोध करना। राजनीतिक अगर हम सुधार की बात करेंगे तो भारत के जो युवा लोग थे, जिसके अंदर आप सुरेंद्र नाथ बनर्जी को देखेंगे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को देखेंगे, ठीक है, महात्मा गांधी को देखेंगे, किस तरीके से इनके पूर्ववर्ती जो लोग थे उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना जगी और उन्होंने इस बात की डिमांड करी कि हम राजनीतिक तौर पे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ या उसके खिलाफ हम क्या हो सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो सत्ता है वो धीरे धीरे किनके हाथों में आए, भारतीयों के हाथों में आए। उसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारे पास आता है बच्चों, वो आता है राष्ट्रीय आंदोलन का पहला फेज, फर्स्ट फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट। जो ये नेशनल मूवमेंट का फर्स्ट फेज है बच्चों, इसे हम सामान्यतः कांग्रेस से देखते हैं कि कांग्रेस का उदारवादी रूप था। कांग्रेस का कैसा रूप? उदारवादी, जब मॉडरेट कांग्रेस की पॉलिसी थी, ठीक है। यदि आप देखेंगे तो ये 1885 से 1905 के आसपास का आपको ये वाला फेज दिखता है, ठीक है। जिस फेज में देखिए 1885, 1857 की क्रांति होती है, ठीक है। 20 साल के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा राजनीतिक चेतना जग चुकी होती है भारतीयों की कि अब हमारे पास एक अखिल भारतीय स्तर पे एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसकी बात जो है वो आने वाले समय में, जब हम जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, इसकी इस राजनीतिक दल की जो बात है आने वाले समय में भारतीय जनमानस की मांग मानी जाने लगी। और कहीं ना कहीं ब्रिटिश सत्ता, ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये बात लगने लगा कि जो कांग्रेस बात कर रही है वो एक भारत के एक बहुत बड़े हुजूम का, भारत की एक बहुत बड़ी जो जनमानस है उसकी बात ये रख रही है। और जनमानस की क्या बात थी? स्वतंत्रता और पूर्ण स्वतंत्रता। तो 1885 से लेकर 1905 तक किस प्रकार से एक उदारवादी स्वरूप आपको देखने के लिए मिलेगा, वही फर्स्ट फेज नेशनल मूवमेंट के कैटेगरी के अंदर आता है। राष्ट्रीय आंदोलन है, देखिए राष्ट्रीयता की बात यहां पर को आने लगी है। 1857 में पहली बार आप देखते हैं कि पूरे भारत के लोग खड़े होते हैं। कम से कम ये बात तो 1857 की क्रांति में आप देखते हैं कि भारत जो अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था, अब वो अपने आप को एक भारत मानने लगा था। और राजनीतिक चेतना ने हमारे अंदर ये बात पैदा कर दी थी कि अब हमें अपना ही राज्य चाहिए, जो कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए बनाया जाएगा। और आरंभ उसका नेशनल मूवमेंट के पहले फेज से होता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसे हम बोलते हैं सेकेंड फेज ऑफ नेशनल मूवमेंट। राष्ट्रीय आंदोलन का दूसरा जो खंड था, सेकेंड फेज जो उसका था, जो दूसरा काल था राष्ट्रीय मूवमेंट का, 1905 से 1915 के बीच के काल को हम इसको कंसिडर करते हैं। स्पेसिफाइड 1915 को मैं हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि इसके बाद भारतीय राजनीति में एक अंतर्राष्ट्रीय राजनेता का पदार्पण होता है, जिसे हम जानते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रूप में। और इसके बाद जो आंदोलन का जो चेहरा होता है, जो आंदोलन का मुखिया होते हैं, वो महात्मा गांधी होते हैं। और जो ये फेस है 1905 से लेकर 1915 का फेस, इस फेस में आप देखेंगे कि जो एक्सट्रीमिस्ट है, कांग्रेस के अंदर का जो उग्रवादी रूप है, एक्सट्रीमिस्ट है, जिसके अंदर लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, इनकी बातें आप देखेंगे। बंगाल विरोध का जो मूवमेंट आप देखेंगे कि बंग भंग विरोध का मूवमेंट आता है, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना करी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़, जहाँ पर कुछ चीज़ें क्या होने लगती हैं, एग्रेसिवली सामने आने लगती हैं। अब हम मॉडरेट वे में हम कांग्रेस के साथ एक लाचार दास के रूप में मित्र बनते हुए उनसे स्वतंत्रता वो हमको दे देंगे, अपना समझ के दे देंगे, ये विचार छोड़कर अब हम उनके सामने खड़े होकर स्ट्रांगली इस बात को कहने लगते हैं कि ये हमारा देश है और अब हमें स्वतंत्रता चाहिए। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण टॉपिक आता है बच्चों, उसको हम गांधीयन फेज बोलते हैं। इसे बोला जाता है गांधी का युग। इसे क्या बोला जाता है? गांधी का युग, गांधीयन एरा, जो कि 1915 से शुरू होता है और यह जाता है, मैं 1947 स्वतंत्रता का समय भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। ये अलग बात है बच्चों कि जो गांधी हैं वह कांग्रेस के साथ 1933 के पश्चात उनका थोड़ा सा एक विभेद पैदा होता है। उसके बाद 1942 में वो फिर कांग्रेस को लीड करते हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर कांग्रेस से क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं। एक इंटरेस्टिंग सा प्रश्न था, एक बार प्रश्न पूछा गया था बच्चों,
कि नेम द लीडर हु सपोर्टेड द थॉट दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस मस्ट बी डिसॉल्व्ड। उन महापुरुष का नाम बताइए जिन्होंने इस विचार को मैं अपनी सहमति दी थी कि स्वतंत्रता के पश्चात कांग्रेस का विघटन कर दिया जाना चाहिए, और यह विचार देते हैं महात्मा गांधी। तो अब इस फेस को, अब यहाँ ये जो फेस है गांधीयन एरा का फेस है, जो मैं 1930 के बाद का जो फेस आप देखेंगे बच्चों, 1930 के बाद का जो फेस देखेंगे, ये बहुत ही शानदार फेस है। कांग्रेस के अंदर अलग अलग विचारों की क्या है, उहापोह है। कांग्रेस के अंदर कम्युनिज्म भी आ रहा है, कांग्रेस के अंदर सुभाष बोस का भी आपको एंट्री मिलेगा, कांग्रेस के अंदर राइट विंग लेफ्ट विंग दोनों का आपके का क्या मिलेगा, एक मतभेद पैदा होता हुआ मिलेगा। लेकिन इतने मतभेदों के साथ भी कांग्रेस अपने आप को एक चेहरे के तौर पे, भारतीय जनमानस के एक चेहरे के तौर पे स्थापित कर पाती है। ये वो दौर है बच्चों 1915 से लेकर 1947 के बीच का दौर, जहां पर यदि आप बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की, तो सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक या कम्युनिस्ट थॉट को या लेफ्ट विंग के थॉट को सपोर्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। पटेल जो है, पटेल कांग्रेस के साथ है, लेकिन वो थोड़ा सा राइटिस्ट विंग की तरफ को झुकते हैं। एम.एन. रॉय वो कम्युनिस्ट हैं, वो कांग्रेस के साथ एसोसिएट होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग विचारों की एक जिसको कह सकते हैं गुलदस्ता आपको कांग्रेस के अंदर मिलेगा 1930 के बाद का कांग्रेस। और यही वो दौर है जब यूथ के अंदर लगभग 1925 से लेके 1935 के बीच तक का दौर, जब युवाओं के अंदर एक अलग तरीके का उत्साह होगा और इसमें आप क्रांतिकारी गतिविधियां देखेंगे। तो जो ये कालखंड है जिसको हम गांधीयन एरा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम केवल गांधी को पढ़ेंगे, हम इस एरा का नाम गांधी को दे रहे हैं, लेकिन इसमें हम हर इस विचार को पढ़ेंगे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए क्या था, आवश्यक था और आपकी परीक्षा प्रतियोगिताओं के लिए बहुत अनिवार्य है। तो मैं आधुनिक भारत के इतिहास को बच्चों इन विशेष शीर्षकों के ही साथ आपके साथ शुरू करूंगा, और इसमें हम बहुत विस्तार से परिचर्चा करेंगे और आपकी प्रतियोगी परीक्षाएं जो हैं उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के बारे में क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे।